जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडल पेपर की सीरीज़ में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्ज़ाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इन मॉडल पेपर का लाभ हो सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले कुछ समाचार पत्र दिए हैं और उनके संपादक का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा समाचार पत्र है उसका नाम हिंदू, जिसके संपादक का नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा समाचार पत्र है न्यू इंडिया, इसके समाचार पत्र है एनी बेसेंट। तीसरा समाचार पत्र है मराठा और उसके संपादक का नाम है बाल गंगाधर तिलक। चौथा समाचार पत्र है उसका प्रताप और जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये कुछ समाचार पत्र हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यंग इंडिया समाचार पत्र, इसके संपादक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि यंग इंडिया किसका समाचार पत्र था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विशाखा दत्त, दूसरा ऑप्शन है मेगस्नीज, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेबो और चौथा ऑप्शन है चाणक्य। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेगस्नीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम है मेगस्नीज। अगर बात करें विशाखा दत्त की, तो इनके पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक का नाम है विशाखा दत्त। चाणक्य की बात करें तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है चाणक्य। कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं ना, कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे एक है हम्मीर महाकाव्य, एक है हम्मीर महाकाव्य जिसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। तो इस टाइप से आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमित्रगाद के नाम से कौन सा मौर्य राजा विख्यात था। यानी कि अमित्रगाद नाम से किस मौर्य राजा को जाना जाता था। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है राजा दशरथ। तो ये चारों के चारों जो है मौर्य राजा हैं। इनमें से अमित्रगाद के नाम से जाना जाता था ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बिंदुसार को, जिनको मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अमित्रगाद नाम से जिस राजा को जाना जाता है उनका नाम है बिंदुसार, जिनको मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य काल का मुख्य भूमिकर क्या था। यानी भूमिकर के बारे में बताना है कि मौर्य काल में कौन सा भूमिकर लिया जाता था। ऑप्शन एक है बाघ, दूसरा ऑप्शन है बलि, तीसरा ऑप्शन है मुक्ति और चौथा ऑप्शन है उद्रंग। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मौर्य काल में भूमिकर को बाघ के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत एवं रामायण को अंतिम रूप से संपादन किस काल में किया गया। यानी कि महाभारत और रामायण को अंतिम रूप कब दिया गया। तो ऑप्शन एक है मौर्य काल में, दूसरा ऑप्शन है गुप्त काल में, तीसरा ऑप्शन है शुंग काल में और चौथा ऑप्शन है सातवाहन काल में। तो आज जो हमारे पास में रामायण और महाभारत ग्रंथ है, उनको अंतिम रूप दिया गया था गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था। हमें बताना है कि अमेरिका में जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके नेता का नाम क्या था। ऑप्शन एक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 3 है वी डी सावरकर और ऑप्शन नंबर 4 है सरदार सिंह राणा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाला हरदयाल अमेरिका में क्रांतिकारियों के नेतृत्व करते थे। तो अगर लाला हरदयाल की बात करें तो आपका संबंध था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में।
एक संस्था बनी थी जिसका नाम था गद्दर दल। तो गद्दर दल के अध्यक्ष का नाम था सोहन सिंह बकना। सोहन सिंह बकना। और अगर बात करें तो इस संस्था के मिलिट्री विभाग के प्रमुख थे लाला हरदयाल। यानी कि मिलिट्री विभाग के प्रमुख कौन थे? लाला हरदयाल थे। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि लाला हरदयाल को भारतीय क्रांतिकारी का नेता भी कहा जाता है अमेरिका में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनमें से कौन सी घटना हुई थी? चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनमें से कौन सी घटना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, या फिर कांग्रेस का नरम और गरम दलों में विभाजन हुआ था, तीसरा ऑप्शन है भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, या फिर ये सारा यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुस्लिम लीग कब बनी थी? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, अगर नहीं तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रूप से कॉफी की खेती की जाती है? यानी कि हमें बताना है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक कॉफी उत्पादित की जाती है। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है आसाम, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सबसे अधिक कॉफी उत्पादित की जाती है उस राज्य का नाम है कर्नाटका। उस राज्य का नाम है कर्नाटका। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमें बताना है कि इनमें से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, दूसरा ऑप्शन टिहरी बांध, तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर बांध, और चौथा ऑप्शन है लखवार बांध। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगर बात करें टिहरी बांध की तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है और वर्ल्ड में 12वें स्थान पर आता है ऊंचाई के मामले में। अगर बात करें एशिया में तो एशिया में दूसरे स्थान पर आता है हमारा ये टिहरी बांध। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टिहरी बांध को राम तीर्थ बांध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी है? देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पेरियार नदी, दूसरा ऑप्शन है भरतपुजा नदी, तीसरा ऑप्शन पंबा नदी, तीसरा ऑप्शन है पंबा नदी, और चौथा ऑप्शन स्वर्ण रेखा नदी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पेरियार नदी जो है केरल की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। अगर बात करें पेरियार नदी की तो पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और केरल की सेकंड सबसे बड़ी नदी है यह। अगर बात करें केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एक नदी का नाम है जिसका नाम है भरतपुजा नदी। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है। अगर बड़ी वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है भरतपुजा नदी, और केरल की जीवन रेखा वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा पेरियार नदी। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। हमें बताना है कि भारत की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कौन सी थी। भारत की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सिंद्रापोंग जल विद्युत परियोजना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है बीरा जल विद्युत परियोजना जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है वो है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो कि कर्नाटक में स्थित है।
और चौथा ऑप्शन है पायकारा जल विद्युत परियोजना जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिंद्रापोंग जल विद्युत परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना वह थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? हमें बताना है कि तुलबुल परियोजना का संबंध इनमें से कौन सी नदी से है। पहला ऑप्शन है व्यास नदी से, दूसरा ऑप्शन है रावी नदी से, तीसरा ऑप्शन है झेलम नदी से और चौथा ऑप्शन है सतलज नदी से। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर चल रही है, यानी कि झेलम नदी पर स्थित है। अगर बात करें झेलम नदी की, तो यह सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम इसका उद्गम होता है बेरीनाल झील से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है, यानी कि श्रीनगर जो शहर है वो झेलम के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने पर प्रतिबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 14 वर्ष से कम के बच्चे, या फिर 16 वर्ष से कम बच्चे और 13 वर्ष से कम बच्चे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी कारखानों में काम नहीं करवाना चाहिए, वह कानूनी अपराध है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2010 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2010 को और चौथा ऑप्शन है 11 अप्रैल 2010 को। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार, सभी के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार प्रवृत्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अर्थ हुआ कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसको किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सत्यापित कदाचार के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है संविधान का अतिक्रमण करने पर, तीसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार करने पर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस सवाल का करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम कर लेता है राष्ट्रपति तो उसको पद से हटा सकते हैं और उसके विरुद्ध महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य होता है? यानी कि कोई विधेयक है, वो धन विधेयक है, उसको लोकसभा ने पास कर दिया है तो उसके बाद वह जाता है राज्यसभा के पास और उसके बाद वह जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राज्यसभा के पास मैक्सिमम कितने दिनों का समय होता है तब तक वह धन विधेयक को रोक सकती है, तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 14 दिन तक, दूसरा ऑप्शन है 15 दिन तक, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन तक और चौथा ऑप्शन है 60 दिन तक। तो राज्यसभा के पास सीमित शक्ति होती है, उसको 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पास करना होता है, नहीं तो 14 दिनों के बाद वह धन विधेयक पास माना जाता है, नहीं तो वह ऑलरेडी पास माना जाता है। 14 दिन तक मैक्सिमम रोक सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली धन विधेयक पास माना जाता है, यानी कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में सीमित शक्ति होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, यानी कि लोकसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 12 और 3, यानी कि लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 3। दूसरा ऑप्शन है 12 और 2, यानी कि लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 2। ऑप्शन नंबर 3 है 12 और 1 और ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 12।
तो अगर आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोकसभा में तो वह 2 मेंबर नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है, और बाकी के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है। और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र देता है। हमें बताना है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है उपसभापति को, और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के सचिव को। तो अगर आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और अगर ऐसा सवाल बने कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो इसका आंसर होगा वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसको सौंपेंगे, तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा में, और चौथा ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी शुरुआत, पदेन सभापति होते हैं, इसलिए अगर उनको हटाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, उसकी शुरुआत केवल और केवल राज्यसभा से होगी। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए व बी की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष हो तो बी की आयु कितने वर्ष है। हमें बताना है कि बी की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। ऑप्शन है हमारे 16, 18, 20 और 30। तो देखिए इस सवाल को कैसे किया जाता है। मान लेते हैं कि वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी, ए की जो वर्तमान आयु होगी वो 5x वर्ष होगी। बी की वर्तमान आयु होगी वो होगी 4x वर्ष। और हमें टोटल आयु दी है यानी कि 36 वर्ष, यानी कि इन दोनों का योग होगा 36 वर्ष, यानी कि 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 6। 5x प्लस 4x बराबर 36। यहाँ से हमारे पास में x का मान आ जाएगा, यानी 5x और 4x को आप ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 9x। 9x बराबर 36। तो x का मान हमारे पास में आ गया 36/9, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि x का मान आ गया 4। और हमें b की आयु बतानी है। b की आयु हमने मानी थी 4x वर्ष, यानी कि 4 × 4, और 4 × 4 होता है 16। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर a की आयु पूछता तो a की आयु हो जाती 5 × 4। a की आयु पूछता तो उसकी आयु हो जाती 5 × 4, यानी कि 4×5 20, यानी कि 20 वर्ष। तो a की आयु हो जाती 20 वर्ष और b की आयु कितनी है वो है 16 वर्ष। तो इस तरीके से चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा तथा उनकी आयु का अंतर कितना होगा, यानी कि डिफरेंस भी हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, तो a की वर्तमान आयु हो जाएगी वो होगी 6x वर्ष। अगर b की वर्तमान आयु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 5x वर्ष। और दोनों की वर्तमान आयु का योग हमें दे रखा है, यानी कि 6x प्लस 5x बराबर है 44 ईयर। अब इसको जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 11x बराबर 44। तो x का मान हमारे पास में आ गया वो है 4। जब 11 का भाग आप 44 में दोगे तो x का मान आएगा वो आएगा 4। तो x का मान हमने निकाल लिया। अब हम निकाल सकते हैं a की आयु कितनी है। तो a की आयु होगी 6 ×
4 यानी कि 6 चौक 24 यानी कि 24 वर्ष। अगर बी की आयु की बात करेंगे तो बी की आयु की बात करेंगे तो बी की आयु हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 वर्ष। हमें बताना है कि 8 वर्ष के बाद में, तो 8 वर्ष के बाद में 24 में जब आप 8 को ऐड करोगे तो 24 प्लस 8 वर्ष हो जाएगी ए की आयु। और अगर बी की आयु की बात करेंगे तो बी की आयु में भी हमें 8 वर्ष ऐड करना होगा, तो 24 प्लस 8 ए की आयु हो जाएगी हमारे पास में 32 वर्ष। और अगर बी की आयु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 20 प्लस 8 यानी कि 28 वर्ष। तो हमारा मान ये आ गया। अब हमें अनुपात निकालना है, तो 4 का भाग जब आप 32 में दोगे तो जाएगा 8 बार, और 4 का भाग जब आप 28 में दोगे तो आएगा 7, यानी कि 8:7 तो आ गया उनकी आयु का अनुपात। और अगर अंतर की बात करेंगे तो 32 माइनस 28 यानी कि 4 ईयर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8:7 व 4 वर्ष, यानी कि दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 8:7 वर्ष, और दोनों की आयु का अगर अंतर निकालेंगे तो वो आएगा 4 ईयर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि 28 मार्च 2013 को गुरुवार था तो 30 नवंबर 2013 को कौन सा वार था? तो 30 नवंबर 2023 को कौन सा वार होगा हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 28 मार्च के तो बीत चुके 28 दिन, यानी कि मार्च के अब बचे हैं हमारे पास में प्लस के 3 दिन। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, और फिर हमें जाना है नवंबर में 30 दिन तक, यानी कि नवंबर की 30 तारीख तक हमें जाना है। तो हम देख लेते हैं कि विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो मार्च में शेष दिन बचे वो है 3 प्लस के 2 वर्ष। अप्रैल अगर मई की बात करेंगे तो प्लस 3 वर्ष, जून में प्लस 2 वर्ष, जुलाई में प्लस 3 वर्ष, अगस्त में प्लस 3 वर्ष, सितंबर में प्लस 2 वर्ष, अक्टूबर में प्लस 3 वर्ष, और नवंबर में हमें 30 दिन तक जाना है। तो 30 में हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा प्लस 2 दिन। तो इस तरीके से हमने विषम दिनों को निकाल लिया। अब इन सबको आप ऐड करोगे, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, और ये 3 और 2 5 और 2, यानी कि इन सबको आप ऐड करोगे तो 5 5 10 और 6 16, 16 और 5 होते हैं 21, 21 और 2 होंगे 23, यानी कि 23। और 23 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा प्लस का 2, यानी कि 30 नवंबर 2023 को जो वार होने वाला है वो होगा, हमारा वार होगा गुरुवार के बाद प्लस 2 दिन, यानी कि गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शनिवार जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो भी डेट वाला क्वेश्चन होता है, कैलेंडर वाला क्वेश्चन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बबलू का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, बताइए गीता का बबलू से क्या संबंध है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं गीता, इस तरह से इसकी माँ को दर्शाना है और इस तरह से इसकी माँ को दर्शाना है। तो गीता की माँ का इकलौता पुत्र, यानी कि बबलू यहाँ पे आ जाएगा। तो गीता का हम आसानी से दर्शा सकते हैं कि गीता का बबलू से क्या संबंध है। तो गीता जो है वो बबलू की भांजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि इसकी माँ का बहन, यानी कि वो भांजी, और बबलू जो उसका मामा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक विद्यार्थी अपने घर से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर सी स्थान पर पहुंच जाता है। सी स्थान उसके घर से किस दिशा में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मान लेते हैं वर्तमान में विद्यार्थी यहाँ पे है, अपने घर से दक्षिण, तो दक्षिण दिशा ये रही, इस तरफ चला हुआ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। फिर दाएं मुड़कर, तो दाएं दिशा ये रही, दाएं दिशा में गया हुआ 2 किलोमीटर, पुनः दाएं मुड़कर, तो दाएं दिशा इस तरफ रही, तो पुनः दाएं मुड़कर वहाँ चला 1 किलोमीटर, तो अभी वह यहाँ पे है। अंत में दाएं मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है, तो इधर से दाएं दिशा ये हो जाएगी ये वाली, तो इस तरफ चला वह 3 किलोमीटर, तो वह यहाँ पे पहुँच गया। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह यहाँ पे पहुँच जाता है, यानी कि ये स्थान जो है वो सी स्थान है, उसका घर था यहाँ पे। तो घर से वह किस दिशा में होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण दिशा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम दिशा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर दिशा, और चौथा ऑप्शन है पूर्व दिशा।
तो इस सवाल का करेक्ट आंसर पहले वह यहाँ पे था, अब वह यहाँ पे है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि मैं सर के बल उल्टा खड़ा हूँ एवं मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, तब मेरा दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिए, ऐसे सवाल को हल करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप सीधा होकर सवाल को कर लीजिए, उसके बाद में उसकी जो दिशा है उसको उल्टा कर लेना। तो देखिए, अगर हम सीधे होकर देखेंगे तो हमारा दायां हाथ इस तरफ होगा, यानी कि हमारी जो दिशा है यानी कि दक्षिण की तरफ देखेंगे तो हमारा दायां हाथ इस तरफ होगा और बायां हाथ इस तरफ होगा। सीधी सी बात है। और अगर अब हम उल्टा हो जाएंगे तो जस्ट इसकी दिशा बदल जाएगी, यानी कि दायां हाथ अब इस तरफ से हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा दायां हाथ और इस दिशा में हो जाएगा बायां हाथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमें दायां हाथ के बारे में बताना है, तो दायां हाथ पूर्व की दिशा में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तरीका होता है ऐसे सवालों को हल करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को KYSYRH लिखा जाता है, तो फेवर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? हमें बताना है कि ग्राउंड से ये शब्द बना है, उसी तरह से फेवर से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए, ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ग्राउंड यानी कि GROUND। ग्राउंड से बना है KY यानी कि G से बना है K, R से बना है V, O से बना है S, U से बना है Y, N से बना है R और D से बना है H। उसी प्रकार से हम फेवर से बनाना, तो फेवर को यहाँ पे लिखेंगे FAYOUR। तो जब आप G में 4 को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा K, उसी तरह से R में जब आप 4 को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा V, उसी तरह से O में आप 4 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा S, और U में जब आप 4 ऐड करोगे तो हमें Y मिलेगा। तो इसी तरह से 4 4 ऐड करवाएंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि हमें 4 ऐड करवाना है। तो जब F में 4 ऐड किया जाता है तो हमारे पास में आंसर आएगा J, A में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा E, V में 4 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा Z, O में 4 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा S, और U में अगर 4 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा Y, और V में R में जब आप 4 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा V। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जाता है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा JEZSYV, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संख्या हमारे पास में 0, 7, 26, 63, 143 और 215 में से अलग संख्या कौन सी है? हमें बताना है कि भिन्न संख्या इनमें से कौन सी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 1, तो हमारे पास में आंसर आएगा 0। 7 बनाए 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 1 यानी कि 7। अगली संख्या होगी 3 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1 यानी कि 26। अगली संख्या होगी 4, 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 63। अगली संख्या होगी 5 का क्यूब माइनस 1, अगली संख्या होगी 5 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 124। अगली संख्या आनी चाहिए 6 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 6 का क्यूब माइनस 1, आंसर आएगा हमारे पास में 215। अगली संख्या आनी चाहिए, तो हमारे सवाल में कहीं पे भी 143 नहीं आया जब हमने सरल किया, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या भिन्न संख्या होगी वो होगी 143, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 143। जब हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को किया तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी 143 नहीं आया, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 143 जो कि भिन्न संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें संख्या है 9, 16, 30, 56, 114, 226 और 450।
तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो 9 से 16 कैसे बनाए, 16 से 30 कैसे बनाए, 30 से और 56 से 114 कैसे बनाए, 114 से 226 कैसे बनाए, और लास्ट में 226 से 450 कैसे बनाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जब आप 9 इंटू 2 करोगे, माइनस 2 करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, वो आएगा 16। 16 इंटू 2 माइनस 2 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 30। 30 इंटू 2 करोगे माइनस 2 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, वो आना चाहिए 58, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आ रहा है 56। अगली संख्या देखते हैं, 58 को फॉलो करते हो तो 58 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 114। 114 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 226। इसी तरह से 226 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, इसी तरह से 226 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा यानी कि 450। यानी कि भिन्न संख्या जो हमें मिली वो है 56। जब हमने सरल किया इस क्वेश्चन को तो संख्या आनी चाहिए थी 58, लेकिन हमारे पास में 56 यानी कि 56, यानी कि भिन्न संख्या वो है 56। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से ऐसे सवालों को हल किया जाता है।